हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि खंड 1 यानी कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे। और यूपी बोर्ड्स के पेपर्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को चाहें तो पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान के, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में अब जो है कवर किया है। तो आप सब इस वीडियो को देख के जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वो फ्रेंड जो LT ग्रेड्स, UGC नेट या GIC, UGC नेट्स में तो काफ़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपका जो है यूपी बोर्ड्स के जितने भी आपके पेपर्स हैं उनके लिए, साथ ही आपका TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, इन सब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए रहेगा। क्योंकि कई बार आपके जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपका 2021 में ही आपके 12th क्लास की बुक से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपका उठाया गया हुआ क्वेश्चन था, जो कि आपके यूपी बोर्ड्स में चलते हैं। तो आज हम इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए अपनी इस वीडियो को मैंने तैयार किया। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी और भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो पहला भाग है वो आपका मानव शरीर विज्ञान क्रिया का जो है भाग है। इसके जो फर्स्ट ईयर का आपका था क्लास का, मतलब कि हम 11th की बात करें तो उसका भी हमने इस भाग की जो है वीडियो बना रखी है। आप मेरे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर इसको देख सकते हो। और ये आपका क्लास 12th की है। तो आज की वीडियो जो पहला प्रश्न है वो हमारा है, मूल रूप से दूध क्या है? एक पेय पदार्थ है, बच्चों का आहार है, एक संपूर्ण आहार है, या फिर एक अनिवार्य आहार है? तो हम सभी जानते हैं जो दूध है वो आपका क्या होता है, एक संपूर्ण आहार के रूप में इसे माना गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक वसा होती है माता के दूध में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, इन सभी में? तो हम सभी जानते हैं जो सर्वाधिक मात्रा में आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सबसे अधिक वसा पाई जाती है वो किसके में पाई जाती है? भैंस के दूध में पाई जाती है। भैंस के दूध में अत्यधिक वसा होने के कारण जब इसे हम छोटे बच्चों को देते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा को अत्यधिक बढ़ाकर जो है उन्हें देते, ताकि वो क्या हो सके, जो है हल्का व सुपाच्य हो सके। तो इसमें आपसे पूछा गया वसा की मात्रा किस में सबसे अधिक पाई जाएगी? तो आपकी भैंस के दूध में पाई जाएगी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गाय के 1 लीटर दूध से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन आपका दे रखा है 300 कैलोरी, 400 कैलोरी, 500 कैलोरी, 600 कैलोरी। तो गाय के 1 लीटर का दूध अगर हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें जो कैलोरी प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? आपको 300 किलो कैलोरी जो है आपको इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, एक शाकाहारी व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? 250 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, या फिर 1 लीटर मिलीग्राम? तो अगर एक शाकाहारी व्यक्ति है तो उसे प्रतिदिन जो दूध की मात्रा लेनी चाहिए वो कितनी लेनी चाहिए? 400 मिलीग्राम लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मांसाहारी व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? 300 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, या 700 मिलीग्राम? तो अगर एक शाकाहारी व्यक्ति है तो उसे जो दूध की मात्रा लेनी चाहिए थी वो हमें कितनी लेनी चाहिए? 400 मिलीग्राम जो है आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति मांसाहारी है, जो मतलब शाकाहारी ना होकर मांसाहारी है, और उसको प्रतिदिन दूध की मात्रा पूछी जाती है कितनी लेनी चाहिए, तो अगर शाकाहारी व्यक्ति है तो उसे प्रतिदिन अपने दूध में जो दूध की मात्रा है वो जो है आपको 150 मिलीग्राम लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन के लिए दूध को कितने तापक्रम तक गर्म करना चाहिए? 50 सेल्सियस तक, 65 सेल्सियस तक, 80 सेल्सियस तक, या फिर 100 सेल्सियस तक? तो पाश्चराइजेशन में जो है हमें दूध को जिस तापक्रम पर तक गर्म करना चाहिए वो आपका कितना है? 65 सेल्सियस तक। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व दूध से नहीं प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन C? तो हम सभी जानते हैं कि दूध अगर हम लेते हैं तो उसमें हमको प्रोटीन की मात्रा भी मिलती है, वसा की मात्रा भी मिलेगी, और कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। अगर कुछ नहीं मिलना तो आपको क्या नहीं मिलेगा? विटामिन C नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, ये सभी। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा, जो संतुलित आहार होता है उसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, खनिज लवण व विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये सभी तत्व होंगे तभी वो आपका क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति के लिए आहार की उपयोगिता का मुख्य निर्धारण
कारक है? स्वाद, सुगंध, पौष्टिकता, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन अगर आप आंसर ढूंढेंगे, देखिए स्वाद भी जरूरी है, सुगंध भी जरूरी है, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ जो है जरूरी है हमारे आहार में, तो वो क्या है? उस आहार की पौष्टिकता। अगर वो आहार पौष्टिकता है तभी वो हमारे लिए क्या है, जो है यूजफुल यानी कि उपयोगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पौष्टिकता। संतुलित आहार की भिन्नता के कारण है आयु, व्यवसाय, लिंग, ये सभी। तो संतुलित आहार की जो भिन्नता है यानी कि जो उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, उसको कितनी कैलोरी लेनी है, क्या क्या उसमें उसके लिए ज़्यादा जरूरी से, अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है उस आयु में, बड़ा है तो क्या ज़रूरत है, उसका व्यवसाय के कारण उसका खाना क्या होना चाहिए। तो इन सब की जो है भिन्नता का कारण जो होता है ये सभी चीज़ें हैं। आपका आयु भी है, व्यवसाय भी है, लिंग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, भूख मिटती, आहार संबंधित समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, शरीर मोटा हो जाता है। तो अगर व्यक्ति संतुलित आहार ले रहा है तो आहार संबंधित समस्त आवश्यकताएं क्या होंगी? उसकी पूरी होंगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भोज्य पदार्थ में विद्यमान ऊर्जा के मापन की इकाई है औंस, ग्राम, डिग्री, कैलोरी। तो जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें हम ऊर्जा का जो मापन करते हैं वो मापन की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है आपकी? वो होती है कैलोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुपोषण से होने वाली बीमारी है क्वेस्कर, मेरेस्मस, अस्थि विकृति, ये सभी। तो कुपोषण से जो है आपकी ये सभी होती, क्वेस्कर भी होता है, मेरेस्मस भी होता है, अस्थि विकृति भी होती, ये सभी बीमारियां जो होती हैं आपके कुपोषण के कारण होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है मक्खन, मिठाई, संतुलित आहार या फिर मनपसंद भोजन। देखिए मनपसंद भोजन तो सभी करना चाहते हैं, पर अगर हम उत्तम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है आपके, अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम संतुलित आहार की ही इम्पोर्टेंस को मानते हैं, क्योंकि संतुलित आहार है तभी हमारा एक क्या है? उत्तम स्वास्थ्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। घेंघा रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, लोह तत्व। तो घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? हम सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है आपका? ग्वाइटर्स यानी कि घेंघा रोग होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, चोट लगने पे कुछ समय बाद रक्त बहना स्वतः ही रुक जाता है, किस कारण से रुकता है? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। शरीर में रक्त घट जाता है, रक्तचाप घट जाता है, रक्त का थक्का बन जाने के कारण रक्त बहना जो है रुक जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? रक्त का थक्का बन जाने के कारण ही क्या होता है, आप जो है रक्त का बहना जो है बंद हो जाता है, यानी कि वो रुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल की निश्चित मात्रा प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन बनाती है? ग्लोबिन्स बनाती है, एल्ब्यूमिन बनाती है, थ्रोम्बिन बनाती है, या फिर ये सभी बनाती है? इसका सही आंसर हो जाए, जो जल की निश्चित मात्रा प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन बनाती है, तो आपकी बनाती है एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में सैनिक का कार्य करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, प्लाज्मा करती हैं, या फिर इनमें से सभी करती है? तो हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में जो सैनिक का कार्य करती है, यानी कि जो बाहर से आने वाले जीवाणु हैं उनसे अगर कोई फाइट करता है तो वो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, तो इसीलिए इनको हम सैनिक मानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका सही आंसर है। रक्त की श्वेत कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को तरल बनाना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त को चमकीला बनाना, रक्त को बहने से रोकना। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा वो सैनिक कहलाते हैं, यानी कि जो बाहर से आने वाले हमारे शरीर में जीवाणु हैं उनसे क्या करती है? वो हमारी रक्षा करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर्स को बढ़ाती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है सैनिक का कार्य करती हैं, और जो है इनका कार्य क्या है? जो बाहर से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, या प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है रक्त का कण होता है जो जमने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट 72 से 75 बार, 100 से 125 बार, 60 से 70 बार, या फिर 40 से 45 बार?
तो इसका सही आंसर है जब हम जो है यहाँ पर आपका हृदय की जो धड़कन होती है वो क्या होती है, जो आपका ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर अगर 72 दिया था तो भी आपका सही आंसर होता, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहा है आपको 72 से 75 दे रखा, तो आप इसी ऑप्शन को चुनेंगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 72 से 75 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती सिराएं, धमनियाँ, हृदय धमनियाँ इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को जो हमारे हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती है वो कौन करती है, धमनियाँ करती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है अगर पूछा जाएगा तो आप सिराएं लगाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन को दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना है कि रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन कर रही है, धमनियाँ कर रही हैं, जिसे हम आर्टरीज बोलते हैं। लेकिन अगर अंगों से विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाने की बात की जाएगी तो कौन करती है, सिराएं करती हैं, यानी हमारी वेन्स करती है। तो इसका लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, आपकी धमनियाँ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च महाशिरा रक्त लाती है शरीर के नीचे के हिस्से से, ऊपरी अंगों से, उदर भाग से, वृक्क। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका वृक्क है या यकृत, ठीक है, यानी कि किडनी या फिर लीवर की बात की गई है। उच्च महाशिरा रक्त लाती है शरीर के नीचे के हिस्से से, ऊपरी अंगों से, उदर भाग से, या फिर वृक्क या फिर यकृत से। तो ये जो उच्च महाशिरा रक्त लाती है वो ऊपरी अंगों से लाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पोषण करती है, मूल धमनी करती है, हृदय धमनी करती है, शिरा करती है, निम्न महाधमनी करती है। तो हृदय का जो पोषण करती है वो कौन करती है, आपकी हृदय धमनी करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रक्त को शरीर में पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है, 20 सेकंड का, 25 सेकंड का, 30 सेकंड का, या फिर 35 सेकंड का। तो रक्त को शरीर में पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है आपका 25 सेकंड का लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि बी जो है उसका सही आंसर। हृदय बनता है ऐच्छिक पेशियों द्वारा, अनैच्छिक पेशियों द्वारा, हृदय पेशियों द्वारा, या फिर कार्टिलेज द्वारा। तो हृदय पेशियाँ जो हृदय मतलब जो होती हैं आपकी हृदय जो होता है वो आपका किससे बनना होता है, वो हृदय पेशियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। हृदय पेशियों द्वारा जो है हृदय आपका बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, श्वसन नलिका, आमाशय, फेफड़े या हृदय। तो जो आपके रक्त की शुद्धि की होती है वो कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है, यानी हमारे लंग्स में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसे हम कुछ कहीं कहीं आपको ये लंग्स जो है आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर ऐसे देखेंगे तो कहीं कहीं आपको फुसफुस जो है लिखा हुआ भी मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो आपका है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, तो फेफड़े में होती है, यानी कि लंग्स में होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में पहुंचता है, ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में कैसे पहुंचता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर रक्त प्लेटलेट्स द्वारा। तो ये कैसे पहुंचता है आपका, हीमोग्लोबिन जो होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन जो कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 1, 2, 4, अनेक। तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ों की संख्या होती है वो कितनी होती है, हम सभी जानते हैं फेफड़ों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। मनुष्य का श्वास नलिका की दीवार बनी होती है सी के आकार की, उपस्थिति की, ओ आकार की, पूरी या अधूरी अस्थि की, छल्लों से। तो जो मनुष्य की श्वास नली होती है वो सी आकार की जो होती है उपस्थिति से बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है, फेफड़े, नसिका, त्वचा, आमाशय। तो आमाशय हम जानते हैं वो क्या है आपका, वो पाचन तंत्र का अंग है। त्वचा जो होती है वो सेंस ऑर्गन्स हमारी होती है। नसिका जो होती है वो हमारी जो है श्वसन जो है क्रिया का एक अंग है, और फेफड़े भी है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रमुख, तो प्रमुख अगर आप बताएंगे तो प्रमुख इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो लंग्स होते हैं वो प्रमुख होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर।
श्वसन क्रिया अपने आप में है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, साधारण क्रिया, अनावश्यक क्रिया। तो श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है आपकी, ये अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जो हमारी इच्छा से के अकॉर्डिंग ना होकर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रक्त में उपस्थित पदार्थ का नाम है। हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं, संपूर्ण रक्त। तो वायु में जो ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला जो रक्त होता है उसमें उपस्थित होता है वो क्या होता है आपका, वो होगा आपका हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणवायु कहलाती है, ये सभी को पता है प्राणवायु हम किसे कहते हैं, लेकिन ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर जलवाष्प। तो ऑक्सीजन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो है प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है, आमाशय, यकृत, फेफड़े या फिर आपका विकृत। देखिए विकृत में यहाँ पर मिस्टेक्स है टाइपिंग्स में, तो इसकी स्पेलिंग्स आप सही करेंगे, नीचे रा लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों के लिए ही जो है प्रमुख कार्य करता है, तो वो क्या है आपका फेफड़ा जो है वो आपका श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों के लिए ही क्या है जो है इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनका प्रमुख कार्य है। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, पाचन तंत्र में, हृदय तंत्र में, फुसफुस में या फिर त्वचा में। तो अभी मैंने आपसे बताया था जो रक्त की शुद्धि थी, देखिए वो ऑप्शन यहाँ पर फुसफुस कर दिया गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क तथा सुषुम्ना किसके भाग हैं, केंद्रिका तंत्र के भाग हैं या फिर स्वचालित तंत्रिका तंत्र के भाग है, संयोजक तंत्रिका तंत्र के भाग है, इनमें से किसी के भी भाग नहीं। तो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना जो है वो आपके किसके भाग है, केंद्रिका तंत्र के भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मस्तिष्क के भाग हैं अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सभी। तो मस्तिष्क जो है आपके तीनों ही भाग है, अग्र मस्तिष्क भी होता है आपका, पश्चिम मस्तिष्क भी है आपका और मध्य मस्तिष्क भी। तो ये सभी जो है इसके भाग हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मृदु तनिका या फिर पाइमेटर्स होती हैं सबसे ऊपरी सतह, बीच की सतह, सबसे भीतर की कोमल झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे भीतर की कोमल झिल्ली जो होती है उसे हम पाइमेटर्स के नाम जो है जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी तंत्रिका कोशिका करती है संवेदना लाने का कार्य करने की प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं, ये सभी। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका जो होती है संवेदना लाने का कार्य करती है, संवेदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य का नियंत्रण रहता है आँख पर, हाथ पर, माफ कीजिए मनुष्य मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है आँख पर, हाथ पर, मांसपेशियों पर, शरीर के सभी अंगों पर। तो हम सभी जानते हैं जो मस्तिष्क का नियंत्रण होता है वो हमारे शरीर के सभी अंगों पर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, इस दोष को क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, रंग दृष्टि दोष यानी कि वर्णनता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। यानी कि क्या है उन्होंने बोला है जो पास की पुस्तक है वो उसको क्या होता है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। जब कोई चीज़ आपको पास में पढ़ने में कठिनाई होती है तो आपको जो है दूर दृष्टि दोष है। लेकिन अगर आपको दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है आप उसको स्पष्ट से पढ़ लेते हैं तो यानी कि आपको निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर उसको क्या है, यहाँ पर जो है इस छात्रा को दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो क्या होता है उसे कठिनाई किस में है, पास की वस्तुओं को यानी कि पुस्तक को पढ़ने में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है, आँख, नाक, कान, दांत। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं आपकी आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या है आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, लेकिन दांत क्या है आपके ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आँख में कितनी ट्रैक्ट्स पेशियाँ जो है
होती हैं, 2, 3, 4 या 6। तो आँख में जो आपकी रिकेट्स पेशियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। आँख में कितनी तिरछी पेशियाँ होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो आँख में अगर हम तिरछी पेशियों की बात करते हैं तो वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अधिक पास से टीवी देखने से आँखों में कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, असम दृष्टि दोष या फिर दृष्टि वक्रता दोष। अगर हम पास से टीवी देखते हैं तो हमारी आँखों में किस तरह का दोष हो सकता है? निकट दृष्टि दोष हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? न तो उत्तर लेंस, उत्तल लेंस, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया है कि वो जो है आपका, उसे जो है दूर की जो है चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब आपका ये हो गया। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा, उसको किस तरह का लेंस यूज़ करना चाहिए? उसमें नतोत्तल लेंस यानी कि कॉनकेव जो है लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम आप जो है अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण नली की लगभग लंबाई होती 25 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर या फिर 70। देखिए ऑप्शन यहाँ 70 दो बार लिख उठा है, तो इसमें से हम 3 ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इन तीनों में ही आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि श्रवण नली की जो लंबाई होती है लगभग वो कितनी होती है? 25 मिलीमीटर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? पित्त बिंदु पर बनता है, अंध बिंदु पर बनता है, लेंस पर बनता है, इनमें से सभी पर बनता है। तो स्पष्ट जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आपका कहाँ बनता है? पित्त बिंदु पर बनता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। कौन सी अर्धचंद्राकार नलिका है? यहाँ पर कान की अर्धचंद्राकार नलिका के कार्य पूछे गए हैं। तो आपको कान के चंद्राकार नलिका जो है उसके कार्य क्या है? पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ज्ञान प्राप्त करना, शरीर का संतुलन बनाना, सूंघना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शरीर का संतुलन। कान का जो कार्य होता है आपके अर्धचंद्राकार नलिका का, वो कार्य होता है शरीर के हमारे संतुलन को यानी कि बैलेंस करना होता है, बनाए रखना। शरीर का कौन सा तंत्र ऐसा है जिसका स्वरूप स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भिन्न भिन्न श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर आपका पाचन तंत्र। तो जो प्रजनन तंत्र होता है वो क्या होता है? स्त्री और पुरुष में भिन्न भिन्न होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। स्तनों की रचना होती है श्लेष्मिक झिल्ली से, संयोजी ऊतक तथा वसा से, रक्त कोशिकाओं से, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक तथा वसा से। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। कौन सा अंग मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? कौन सा अंग आपका मादा प्रजनन अंग का तंत्र का हिस्सा है? गर्भाशय, डिम्ब ग्रंथियाँ या डिम्ब नलिकाएं, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा अंग पुरुष प्रजनन है? गर्भाशय, डिम्ब ग्रंथि, वृषण या फिर डिम्ब नलिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मादा के ब्रह्मंग प्रजनन अंग हैं बृहत भ्रूण या फिर लघु भ्रूण या फिर भग्नाशय या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको मादा के बृहत प्रजनन अंग बताना है, कौन सा है ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएंगे। सभी जो है क्या है आपके प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं फीमेल के। नेक्स्ट हमारा है, भ्रूण का पूर्ण विकास होता है 5वें माह के अंत तक, 6ठे माह के अंत तक, 7वें माह के अंत तक, 9वें माह के अंत तक। तो जो भ्रूण होता है उसका पूर्ण विकास की अगर हम बात करते तो उसका पूर्ण विकास जो है 7वें माह के अंत तक हो जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। काउपर ग्रंथि स्थित होती है मूत्र मार्ग के दोनों ओर, दोनों वृक्कों के ऊपर या फिर यानी कि दोनों किडनियों के ऊपर या फिर गले में, मस्तिष्क में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों मूत्र मार्ग के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है।
हार्मोन्स का कार्य है शरीर को शक्तिशाली बनाना, शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य को सही रखने में सहायता देना, शरीर को सुंदरता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो हार्मोन्स का जो कार्य होता है हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाना भी होता है, शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य को सही रखने में भी सहायता देना होता है, शरीर को सुंदरता प्रदान करता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। थायराइड ग्रंथि स्थित होती आमाशय में, फेफड़ों के ऊपर, वृक्क के ऊपर, गले में। तो थायराइड ग्रंथि हमारी कहाँ स्थित होती है? हमारे गले में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःश्रवी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, या फिर हृदय, या फिर अधिवृक्क। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपसे अंतःश्रवी ग्रंथि नहीं है पूछा गया, तो हृदय जो है आपका अंतःश्रवी ग्रंथि नहीं, बाकी आपके तीनों ऑप्शन क्या अंतःश्रवी ग्रंथि के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मादा की प्रजनन ग्रंथि है वृषण, अंडाशय, योनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अंडाशय। एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है गर्दन के ऊपरी भाग में, वृक्क के ऊपरी सिरे पर, या फिर सिर में, हृदय के ऊपरी सिरे पर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ स्थित होती है आपकी? वृक्क के ऊपरी सिरे पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनता है थायराइड ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में, या फिर एड्रिनल ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, थाइमस ग्रंथि में। थायरॉक्सिन जो नामक हार्मोन्स होता है वो कहाँ बनता है आपका? थाइमस ग्रंथि में बनता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका वाहिनी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि जो है आपका नलिका वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है। बाकी सब आपके क्या है? नलिका जो है विहीन ग्रंथि ना होकर नलिका वाली ग्रंथि होती है। बस पीयूष ग्रंथि जो आपका नलिका विहीन ग्रंथि है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछा गया नलिका विहीन ग्रंथि बताना आपको कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।